कार्यक्रम सुनने वाला सगला साथियों को कार्यक्रम में स्वागत। राम राम हैवणा कार्यक्रम में आज मां के साथ में है डॉक्टर दिनेश कुमार गुप्ता, प्रोफेसर और अधिष्ठाता श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय बसेड़ी धौरपुर। तो यहाँ से आज आप जानकारी लेवाला बाजरा और ज्वार फसलों को महत्व ई बारे में। दिनेश कुमार जी राम राम कार्यक्रम। राम राम साहब, बहुत बहुत राम राम साहब। और जहाँ की यहाँ फसलों की आप बात करें बाजरा और ज्वार फसलों की, तो कई महत्व है, संक्षेप में बताओ। बिल्कुल साहब, देखिए बाजरा और ज्वार अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम अगर रेगिस्तानी क्षेत्र की चर्चा करें तो आप पाएंगे कि वहाँ के लोग बड़े शक्तिशाली और प्रतिरोधक क्षमता लिए बीमारियों से लिए होते हैं। उसका मुख्य कारण उनका खान पान ही है, क्योंकि उनका जो मुख्य रूप से बाजरा पे आधारित उनका जीवन होता है। उसमें बाजरे में देखिए कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के अलावा जो महत्वपूर्ण इसमें है, एक तो मिनरल्स की काफ़ी अच्छी मात्रा इसमें उपलब्ध है, लोहा तत्व काफ़ी है इसमें, इसके अलावा वसा भी इसमें उपलब्ध है। तो इसको यूँ कह सकते हैं कि एक संपूर्ण पोषण या व्यक्ति के लिए जो उसके स्वास्थ्य रहने के लिए आवश्यकता है वो सारी चीज़ें इसमें बाजरे में है। ज्वार में भी काफ़ी अच्छे पोषक तत्व हैं, तो ये महत्वपूर्ण है। दूसरी रही बात, मनुष्य के साथ साथ ये पशुओं के लिए चारा और दाना दोनों में ही लाभकारी है और दुधारू पशुओं के लिए भी बहुत लाभकारी रहा है। इसलिए इसकी महत्ता जितनी कही जाए कम ही रहेगी। चाहे अपना इंसान के स्वास्थ्य की बात करा या जानवर की स्वास्थ्य की बात करा, दोनों के स्वास्थ्य की नज़र से ये जो है बाजरा और जो ज्वार की फसलें बहुत महत्वपूर्ण है के लिए। तो यहाँ को अधिक से अधिक उत्पादन भाई मेहनत करना चाहिए। अब बात करें उत्पादन की, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूँ कि बाजरा और ज्वार की कौन कौन सी अच्छी किस्में हैं जहाँ को उपयोग किसान भाई कर सके। बिल्कुल साहब, देखिए अगर हम बात करें किस्मों की, हालांकि पीछे रह गए लेकिन फिर भी हम किस्मों का जिक्र जरूर करेंगे। जैसे बाजरे में हम किस्मों की बात करें, RHB 30 है, ICMS 356 है, RHB 90 है, RHB 121, RHB 173, RHB 177, ये कुछ महत्वपूर्ण बाजरे की किस्में हैं जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अगर ज्वार की अच्छी किस्मों की बात करें तो आप देखिए महत्वपूर्ण जो किस्में हैं इसमें CSV 15, CSV 23 या CSH 9, CSH 10, मतलब इसके अलावा बहुत सारी ऐसी उन्नत किस्में हैं जो हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तक चारे की बात करें, MP चरी जो कि बहु कटाई के रूप में चारे में काम लेते हैं। इसी तरीके से राजस्थान चरी 1, राजस्थान चरी 2, इनको भी हम एक कटाई के रूप में काम ले सकते हैं। अच्छी किस्में हैं ये जी। कोई ऐसी किस्म है जिनको उपयोग अबार भी किसान भाई कर सके हैं? देखिए हम हमेशा ये प्रयास करते हैं कि अगर अगस्त में आ गए हैं तो बाजरे की अपेक्षा हम जो है दलहनी फसलों पे ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी हमें देरी हो जाती है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर हो सकती है, अगर जो किसान भाई जिन्होंने रोपनी तैयार की हो बाजरे की, जो अब अगर मान लो 20-1 दिन की रोपनी तैयार हो गई हो, तो उन पौध को लेके हम मुख्य खेत में उनको रोपाई कर सकते हैं, तो वो एक अच्छा कारक रहेगा। जी, किस्म की आप बात करी और बुआई का समय की आप बात करी, कोई भी फसल की बात आप करें तो बीजोपचार बहुत महत्वपूर्ण हुआ करे। जी सर। तो कई भूमिका हुआ करे बीजोपचार की, और बाजरा और ज्वार की फसल के लिए कितना महत्वपूर्ण हुआ करे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया साहब आपने। देखिए किसान भाई, जिस प्रकार हम जो है बहुत सारी बीमारियों से बचाव के लिए टीके लगाते हैं, या आप पोलियो के ही आप देखें 2 बूंद जीवन के लिए, ये कई बार हमने अखबारों में भी, रेडियो में भी और टीवी के माध्यम से भी ये चर्चा कई बार सुनी है। तो आप देखिए जो बच्चे उस 2 बूंद को लेने से रह जाते हैं, वो बच्चे निश्चित रूप से ये संभावना बहुत ज़्यादा होती है कि वो इस रोग से ग्रस्त हो जाए। तो उनसे बचाव करने के लिए जब ये 2 बूंद ही पर्याप्त होती है जीवन भर, उसी प्रकार हमारे फसलों में भी बुआई से पहले बीजों में कुछ दवाई मिला के बुआई करनी पड़ती है, जिसको बीजोपचार के नाम से हम जानते हैं। इसमें एक सबसे जो संक्षिप्त रूप में हमने एक चीज़ दी है, FIR। ना आप गलत ना समझे, ये वो झगड़े वाली FIR दर्ज नहीं है, ये हम खेती में FIR के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ F का मतलब फफूंदीनाशक दवा, I का मतलब कीटनाशक दवा, और R का मतलब राइजोबियम। यहाँ जैसे हम दलहनी फसलों में अगर काम लेंगे तो राइजोबियम, जैसे चूंकि आज हम बाजरा और ज्वार की चर्चा कर रहे हैं तो इसमें हम एजोडोबैक्टर कल्चर का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखें कि PSB
यानी कि जो फास्फोरस डीएपी के माध्यम से हम देते हैं उसका अधिकांश भाग मिट्टी में ही रह जाता है। तो उस मिट्टी में पड़े हुए भाग को, फास्फोरस भाग को अगर हम वापिस हम पौधों को देना चाहें तो हम इसके लिए एक PSP नाम का कल्चर उपलब्ध है हमारे यहाँ, सरकारी महकमों में, कृषि विभाग में उपलब्ध भी है। तो वहाँ से लेके 3 पैकेट तो एजोडोबैक्टर के और 3 ही पैकेट PSB के प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम गुड़ का घोल बनाकर और उसमें मिला के बीजों मिलाएं और छाया में आसानी सुखा के फिर बिजाई कर दें, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होगा। जी गुप्ता साहब, जी हाँ, कि आप बात कर रहे हैं हाँ बाजरा और ज्वार की फसलों का महत्व के बारे में, और यदि फसल उत्पादन के महत्व की आप बात करें तो अच्छे उत्पादन लेवा के वास्ते जो बीज दर है और उचित जो समय है बुआई को, वो बहुत महत्वपूर्ण हुआ करे। जी सर। के बारे आप बताया कि बुआई तो हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये जानकारी लेना चाहूँ क्योंकि आप महत्वपूर्ण फसलों की बात कर रहे हैं, तो भाई बहन मालूम रहनी चाहिए कि भाई किस तरीका से उनकी बुआई कर सकते, कहीं बीज ले सके, वो कई समय पर बुआई करनी चाहिए, तो थोड़ा बताओ ये बारे में बताओ। बिल्कुल साहब, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार हमारी चूक होने से जो तो कुल पैदावार है उसमें काफ़ी हानि का सामना भी करना पड़ता है किसान भाइयों। तो हमारे बाजरे में विशेष रूप से कहा जाता है कि जो अपने फेटे की जो घुमाव होता है, अगर इतना भी देर हो जाता है बाजरे में तो भी पैदावार में अंतर पड़ जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो बुआई का समय बड़ा महत्वपूर्ण है। तो हम ये देखें कि जैसे ही पहले अच्छी वर्षा हो जाए जून के माह में, तो उस समय बिजाई कर देनी चाहिए। अगर मान लो समय पर बिजाई नहीं होती है तो उसको आप 15 जून से 15 जुलाई तक का समय बाजरे के लिए पर्याप्त है, बहुत अच्छा है। लेकिन जून के माह में अगर संभव हो तो इसको कर देना चाहिए। अगर बरसात समय पर नहीं आए, पानी की व्यवस्था अगर हमारे पास खेतों में उसको पौध तैयार करने की हो तो अलग खेत में एक रोपनी तैयार कर लें, पौध रोपनी के लिए बीज को बोके, और जब रोपनी करीब 20-22 दिन की हो जाए तो उसको लेके हम मुख्य खेत में स्थानांतरित करा दें, तो ये तरीका ठीक रहेगा। तो यानी कि जून के माह में जहाँ तक संभव हो उसको इस्तेमाल कर दें, क्योंकि बिजाई का अगर उचित समय हमने लिया है तो आप ये मान के चलिए कि आने वाले समय में कीट और व्याधियों का प्रकोप भी कम रहेगा और पैदावार में इजाफा होगा। ये हम बिजाई पे विशेष रूप से ध्यान दें समय पर। और जहाँ तक इसके मात्रा का प्रश्न है तो हम किसान भाइयों बाजरे में 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और ज्वार में 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज का हम जो है लगभग सिफारिश करते हैं जो आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो मतलब कहवा को यो है कि गुप्ता साहब कि आप जिस तरीका से फल और सब्जियां के लिए पौध तैयार करा उस तरीका से बाजरा और ज्वार के लिए पौध तैयार कर सका। बिल्कुल साहब, बाजरे में विशेष रूप से हम तैयार कर सकते हैं। बाजरे में जो पौध है इसी के बारे में बात करें, अगर बरसात नहीं होती हो समय पर और खेत पड़ा हुआ है तो ऐसी स्थिति में हम अपने पास कुएं के पास या घर के पास जहाँ पानी की सुविधा हो वहाँ हम रोपनी तैयार कर सकते हैं। और वो जैसे ही 4 सप्ताह के आसपास 3-4 सप्ताह की हो जाए और खेत तैयार हो, उस समय खेत तैयार मिल जाए तो हम इसी रोपड़ियों को मुख्य खेत में डाल सकते हैं, रख सकते हैं और लगा सकते हैं। जी, कोई भी फसल के लिए खाद और उर्वरक बहुत महत्वपूर्ण हुआ करे, और खासतौर से यदि हम बात करें बाजरा या ज्वार की फसलों की, तो यह फसलों में यदि वहाँ का भाई बहन खाद उर्वरक को उपयोग करना, खासतौर से यदि गंधक या जस्ता का उपयोग करवा की बात करें, बिल्कुल तो करना चाहिए, किस तरीका से करना चाहिए? जी बहुत महत्वपूर्ण है साहब। देखिए, पोषण का तो अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व रहा है। जहाँ तक देखें, हम एक चीज़ किसान भाई भूल चुके हैं, वो है लगभग रूढ़ी का खाद, यानी कि गोबर का सड़ा हुआ खाद या हरी खाद का इस्तेमाल हम लगभग भूल चुके हैं। देखिए, आप अगर स्थायित्व रखना चाहते हैं और हमारे आने वाले पीढ़ी तक इस जमीन को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमें जैविक खाद और हरी खाद पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। हरी खाद का मतलब होता है कि कोई भी दलहनी फसलों को बोके और जब फूल आने लगे उस समय उसी खेत में उसकी कटाई कर दें और उसी खेत में उसको सड़ने दें, तो इसको हरी खाद के रूप में मानते हैं। इसका एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो सारे पोषक तत्व जो हमारे पौधों को आवश्यक है बढ़ने में, पैदावार देने में, वो सारे पोषक तत्व उस हरी खाद से हमारे आने वाली फसलों में प्राप्त हो जाएंगे। एक तो महत्वपूर्ण बात यह है। यही बात गोबर की सड़ी हुई खाद पर लागू होती है कि जब हम कोई फसल लें तो वर्ष में कम से कम एक बार 10-12 टन, यानी 10 से 15 गाड़ियां बड़ी, वो उसको प्रति हेक्टेयर यानी कि 4 पक्के बीघे में उसको बुआई से करीब 20-25 दिन पहले उसको डलवा के उसको खेत में तरीके से मिलवा दें और उसके बाद बिजाई करें। रही बात हमारे जो उर्वरक, जो रासायनिक उर्वरक है उनकी इस मात्रा की, तो मैं बाजरा में आपको बात बताऊं कि ऐसे क्षेत्र जहां पर वार्षिक वर्षा का दर
600 मिलीमीटर से ज्यादा है तो वहां हम अधिक उत्पादन के लिए 90 किलोग्राम नत्रजन और 30 किलोग्राम फास्फोरस डाल सकते हैं। जहां पानी की मात्रा कम बरसती हो या 600 मिलीमीटर से कम हो वहां हम मात्रा को देखते हुए, वर्षा की मात्रा को देखते हुए 30 से 60 किलोग्राम नत्रजन और 20 से 30 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सिंचित या ज्यादा पानी वाली फसल है वहां हम नत्रजन की आधी मात्रा और फास्फोरस की पूरी मात्रा बुआई से पहले उड़ाई करके हम जो है डाल दें, और बाकी जो नत्रजन की मात्रा है वो लगभग 1 माह की जब फसल हो जाए उस समय या तो बरसात हो जाए या पानी के साथ जो भी उपलब्ध हो उसके साथ हम उसको दे दें, तो उससे पैदावार काफी अच्छी रहेगी। आपने जो जानकारी चाही गंधक और जस्ता, ये देखिए साहब इस समय बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, क्योंकि जितने हमने मिट्टी के नमूनों की जांच कराई है और अधिकांश देखा है तो ये पाया है कि बहुत सारे मृदा के जो सैंपल्स थे उसमें जस्ते की और गंधक की कमी पाई गई है, और ये पैदावार कम करने में बहुत महत्वपूर्ण जो है रोल अदा करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि कम से कम 1 साल में या 1 साल छोड़ के लगभग 250 किलोग्राम जिप्सम प्रति हेक्टेयर जी, और जस्ता जो है 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट, इसको भी जो है बुआई से पहले हम जो खाद ऊर के देते हैं उसके साथ मिला के दे दें तो ये एक अच्छा पोषण रहेगा। जी बिल्कुल। खाद की बात कर रहा हूँ, उर्वरक की बात कर रहा है, या जी क्या बात करी गंधक या जस्ता की बात करा, कोई भी पौष्टिक तत्व यदि वहाँ को उपयोग हो सके जब वे सीधा फसल में ही जावे जी, और यदि वे पौष्टिक तत्व वहाँ खेत में पड़िया है और फसल तक नहीं जा रहा है तो उनके लिए कहीं है कि निराई गुड़ाई बहुत महत्वपूर्ण होया करे। बिल्कुल सर। तो यह फसलों की अब हम बात करें तो कद निराई गुड़ाई करनी चाहिए और किस तरीका से करनी चाहिए? जी देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ स्वच्छता का महत्व बहुत ज़्यादा है। अगर हमने विशेष रूप से मैं बरसात के समय में जो अभी समय जो चल रही इसमें जो है खरपतवार और घास फूस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि मुख्य फसल को दबा लेते हैं और ये जो खरपतवार ज़्यादा हावी हो जाते हैं और फसल कई बार पूरी तरह नष्ट भी हो जाती है, और यहाँ तक भी आधी से ज़्यादा पैदावार इस खरपतवारों की वजह से नष्ट हो जाती है। तो आप देखिए बुआई करने के लगभग 20-25 दिन तक फसल में निराई गुड़ाई करके उसको स्वच्छ रूप से साफ कर दें, पौधे से पौधे की दूरी भी उचित रख दें, और अगर मान लीजिए ये संभव नहीं है निराई गुड़ाई करना तो बुआई के तुरंत बाद एट्राजीन नाम की एक रसायन होता है एट्राजीन, उसको 500 ग्राम AI यानी सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर, उसमें 500 लीटर पानी में आधा किलोग्राम AI इसको एट्राजीन को मिला के और बुआई के तुरंत बाद इसको छिड़काव कर दें तो ये खरपतवारों में काफ़ी लाभकारी साबित होती है। जी गुप्ता साहब, कई बार वो है कि भाई आप उर्वरक भी डाल दिया, खाद वगैरह सब डाल दिया और निराई गुड़ाई भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भाई बहन की शिकायत है कि वहाँ के जो पौधा जितना बढ़ना चाहिए या जितनी उपज वहाँ की होनी चाहिए वह हो नहीं रही। तो यदि यह समस्या किसान भाई बहनों के साथ में आ रही है तो वहाँ कहीं करना चाहिए। बिल्कुल साहब, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है साहब। कई बार ऐसा पाया गया है। तो अगर हम एक चीज़ का ध्यान दें कि जब फसल लगभग 30 दिन की हो जाए जी तो उस समय क्या है साहब, हम एक थायोयूरिया नाम की एक रसायन आता है, उसको 1 लीटर पानी में आधा ग्राम, यानी कि हम ये मान के चले कि जैसे 500 लीटर पानी है तो उसमें 250 ग्राम थायोयूरिया मिला के और इसका छिड़काव करा दें फसल पे, और इसी छिड़काव को वापस एक बार 10 दिन बाद एक बार फिर इसको कर दें तो पौधों की वृद्धि में काफ़ी अच्छा इजाफा पाया गया है। डॉक्टर दिनेश कुमार गुप्ता, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप मका भाई बहन दे रहे हो, खासतौर से बाजरा ज्वार की फसलों का महत्व के बारे में आप बात करिए, बार बीजोपचार की आप बात करें, निराई गुड़ाई की आप बात करी, खाद उर्वरकों की आप बात करी, लेकिन बात करा यहाँ की रोगा की, तो ये जो दोनों फसलें हैं जहाँ की अपन बाजरा की बात कर रहे हैं, ज्वार की बात कर रहे हैं, तो कौन कौन सी प्रमुख बीमारियां हैं और वहाँ को उपचार की तरीका से भाई बहन करना चाहिए? जी सर, बिल्कुल, चाहे फसलों की बात हो, रोग और कीटों की बात ना हो तो ये अधूरापन ही रहेगा साहब, बिल्कुल सत्य बात है। तो अब देखिए जो महत्वपूर्ण बात हम बाजरे की देखें जी तो एक तो इसमें हरित बाली रोग यानी इसको ग्रीन ईयर डिजीज भी अंग्रेजी में बोलते हैं साहब, जिसको जोगिया रोग भी कहते हैं कई किसान भाई। इसमें पौधे छोटे रह जाते हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती है और पत्तियां झुरमुट में आ जाती है, और इसमें बाली भी नहीं आ पाती, और कई बार बाली भी आ जाती है तो उसमें दाने नहीं लगते। कुल मिला के हम ये कहें तो ये हमारी फसल के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो ऐसी स्थिति में एक तो सबसे पहले ऐसे जहाँ भी पौधे दिखें उनको इकट्ठा करके उनको खेत से निकाल के उसको नष्ट कर दें, क्योंकि ये दूसरे पौधों में भी फैलने की संभावना रहती है, पहली बात। तो दूसरा, इसके बचाव की जहाँ तक बात है तो एक तो उन्नत किस्म या जो प्रमाणित बीज है एक तो उसको इस्तेमाल करें, दूसरा बीज उपचार का इस्तेमाल जरूर करें,
तीसरा इसमें डाइथेन DM45 या डाइथेन M45 जिसको मैंकोजेब भी बोलते हैं जी। तो उसको 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हम पानी के साथ मिला के इसका छिड़काव करें, और अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम इसको जल्दी इसको रिपीट भी करें इसी छिड़काव को, तो ये जोगिया रोग जो है समाप्त हो जाता है। दूसरी बात एक महत्वपूर्ण इसमें आती है अर्गट या चेपा या गोंदिया इस रोग होती है। बाली में गोंद सा चिपचिपा सा पदार्थ आने लग जाता है, और इवन ये देखिए कि ये पूरे फसल को ही नष्ट कर देता है। और जहाँ तक ये देखा है इसके ग्रसित पौधे और दाने वो दोनों ही बहुत घातक होते हैं पशुओं के लिए भी और मनुष्य के लिए भी। अगर चारा पशुओं को खिला दिया जाए उनके लिए भी नुकसानदायक होता है, तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। इसमें जो मुख्य कारक हैं वो एक प्रमाणित बीज तो निश्चित रूप से ध्यान रखें, बीज का उपचार जरूर ध्यान रखें। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि ये जो बीमारी है वो एक अंजन घास होती है हमारे खेतों के आसपास, उस अंजन घास को निराई गुड़ाई करके निकालते रहें, क्योंकि इस पे ही वो इसके जो कारक हैं उसके जो जीवाणु हैं वो इसमें पलते हैं और वो ही इसको रोग को फैलाते हैं। इसके अलावा एक चेफल बीटल और ब्लिस्टर बीटल ये कीट होते हैं, ये भी इस रोग को फैलाने के कारक माने गए हैं, देखे गए हैं। तो इनको नियंत्रण करने के लिए भी हमें एक कार्बेरिल 5% का पाउडर आता है, उसका 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से उसका भुरकाव करें तो हम इसको नियंत्रण कर पाते हैं। एक बात जो ज्वार में हम देखें, ज्वार में भी एक तो पत्ती धब्बा जो रोग है जिसको जोनट भी बोलते हैं या एंथ्रेक्नोज भी कहते हैं या ब्लाइट भी, यानी कि उसके पत्तियों में छोटे छोटे धब्बे हो जाते हैं जी। इनको देखिए साहब जो है इसको अगर समय पर नियंत्रित नहीं किया जाता तो पूरा फसल ही चौपट हो जाती है। तो हम इसको एक तो झाइनेब या मैंकोजेब जिसको डाइथेन M45 बता रहा हूँ या डाइथेन Z78 है, इसको दवा को 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसको छिड़काव करें और रिपीट करना पड़े तो 10 दिन बाद फिर करें, तो इसको करने से ये सही हो जाता है। एक और ज्वार में जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है सिट्टा फफूंद, यानी ये देखा गया है कि जब बाली ज्वार में निकलने लगते हैं या सिट्टा निकलने लगता है और उस समय नमी हो जाए, बरसात हो जाए, तो ये सिट्टा फफूंद आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में अगर बीज हम उगाने का प्रयास कर रहे हैं उसके फसल के माध्यम से तो ओरियोफंजिन नाम की एक दवा आती है, 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में, या कैप्टान दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के और हम इसका छिड़काव करें तो इससे काफी बचाव होता है। जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी गुप्ता साहब आप भाई बहन दे रहे हो। चलता कोई सलाह, कोई संदेश आपकी तरफ से जो किसान भाई अवार उत्पादन ले रहा है बाजरा या ज्वार को वहाँ के वास्ते? बिल्कुल साहब, देखिए किसान भाई मुख्य रूप से मैं 2-3 चीज़ें बता दूं जो किसान भाई ज्वार और बाजरा की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। एक तो बिजाई का उचित समय, उन्नत किस्म। देखिए उन्नत किस्म लेके अगर आपने उचित समय पे उसकी बिजाई कर दी, बीज उपचार कर दिया, एक तो ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी। दूसरी बात, जैसे आपको मैंने बताया कि साहब जो है या तो जिप्सम 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उसको एक प्रति साल या एक साल छोड़ के जरूर इसका इस्तेमाल करें। तीसरी बात, जब भी कोई कीट व्याधि आ जाए समय पर अपने कृषि विज्ञान केंद्र जो पास में है या कृषि विभाग का कोई दफ्तर है तो वहाँ जाके हम संबंधित अधिकारी से या कर्मचारी से कृषि के बारे में जानकारी लेके और समय समय पर बीमारियों का और कीटों का नियंत्रण करते रहें, ध्यान रखें और इससे हम पैदावार में इजाफा ले सकते हैं। डॉक्टर दिनेश कुमार गुप्ता, प्रोफेसर और अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय बसेड़ी धौलपुर, आप अपनो अमूल्य समय निकाल और कार्यक्रम में पधारे और भाई बहना ने बाजरा और ज्वार फसलों का महत्व के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई, इनके वास्ते आपको बहुत बहुत धन्यवाद।